नमस्कार, मैं हूँ पूजा माथुर और लेकर के आई हूँ खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर। आज हम भोपाल से आगे बढ़कर के आ चुके हैं सांची विधानसभा क्षेत्र में, जहां कुल वोटर्स 2,31,000 हैं। सारे मतदाताओं की अपनी अलग समस्या है, अपने अलग मुद्दे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और लोगों से जानते हैं क्या है इस विधानसभा क्षेत्र के उनके मुद्दे और समस्या, क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है और काफ़ी क्षेत्र में मुद्दे और समस्याएं भी होंगे। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? मेरा मुद्दा ये है कि रायसेन में विकास के नाम पर लोगों को छला जा रहा है। रायसेन ज़िले में प्रधानमंत्री से लेके सुषमा स्वराज विदेश मंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री 40 साल से रायसेन की जनता को छला जा रहा है। रायसेन में विकास के मुद्दे पर सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया गई है। आप ये देखिए, रायसेन, आप भोपाल से रायसेन तक आए होंगे, आपको कई गायें रोड पे मिली होंगी। टोल टैक्स है, यहाँ टोल टैक्स वसूला जा रहा है, लाइटें नहीं मिल रही हैं आपको, टोल टैक्स वाले कर रहे हैं। ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि गायों को रोड से हटाया जाए? कई लोग दुर्घटना में। विधानसभा क्षेत्र के खास मुद्दे क्या हैं जो इस बार का युवा पीढ़ी कहें या जो भी मतदाता है वो जब भी वोट करने जाएंगे दिमाग में किन बातों का रहेगा उनका? सबसे पहला मुद्दा है व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए। आप देखिए, रायसेन जिला मुख्यालय में रोजगार सबसे पहला मुद्दा रहेगा। हर व्यक्ति बेरोजगार है, यहाँ हर युवा बेरोजगार है, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, फैक्ट्रियां नहीं हैं जिला मुख्यालय पर। और सबसे मेन बात यह है कि आप देखिए, जिला मुख्यालय होने के बाद भी आज रेल यातायात से वंचित है। 40 वर्ष हो चुके हैं भोपाल साहब। बिल्कुल, तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। और क्या क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं? विकास दो जगह बैठा है, एक हवा में और एक कागजों पे, और शहर में आप खुद देख सकते हैं कोई विकास नहीं है। क्या मतलब समस्याएं क्या है यहाँ पर? क्या शिक्षा सबको सही मिल रही है? शिक्षा का भी कुछ वो नहीं है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, आपको खुद पता है, भोपाल जाना पड़ता है। लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग तो जा पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जा नहीं पाते। उस शहर में रीडिंग कॉलेज होने के बाद भी उसमें MSc वगैरह कई सब्जेक्ट नहीं है। मतलब शिक्षा भी एक समस्या है। और क्या मुख्य समस्याएं हैं? रायसेन शहर के अंदर एक मतलब मध्य प्रदेश के हृदय में बसने वाली सांची विधानसभा, और यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलेज, बड़ा कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिससे छात्रों को अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। आज छात्र यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जाता है पढ़ाई करने के लिए। बल्कि रायसेन शहर के अंदर यदि इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा तो यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और मतलब इस क्षेत्र का विकास भी होगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण यहाँ छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या हो। शिक्षा, बेरोजगारी, ये दो अहम मुद्दे हैं। और इस बार आप अगर बात करें तो क्या ध्यान में रख करके वोट देने जाएंगे? मैडम, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर रोजगार ही नहीं है कुछ। रायसेन में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी और शिक्षा, इसके अलावा भी कुछ अन्य मुद्दे हैं? मैडम, पानी की समस्या है। पानी इतना बेकार आ रहा है, हलाली डैम का गंदा पानी आता है, लोग फ्री पी रहे हैं उसके लिए। मतलब पानी सप्लाई प्रॉपर हो रहा है, लेकिन गंदा पानी आ रहा है। किसी से शिकायत करी या शिकायत करी मैडम, फिर भी ऐसा ही हो रहा है। कोई समस्या का समाधान कोई समस्या का समाधान नहीं है। शिक्षा, बेरोजगारी, पानी और भी कुछ मुद्दे हैं। रायसेन में सब में बड़ा मुद्दा, सब में बड़ी बात बेरोजगारी का, दूसरी पढ़ाई लिखाई का, तीसरी लॉलीपॉप देने का। यहाँ से प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ही वादे करे, कुछ नहीं करा। दूसरी बार शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हो चाहे कुछ रहे, उन्होंने भी कोई विकास की बात नहीं करी। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, कोई विकास नहीं है, सुनते ही नहीं है किसी की, रुकते ही नहीं है। जब से जीते एक बार रायसेन नहीं रुके, किसी को नमस्कार नहीं करा इतने एरिया में। इस रायसेन का ये दुर्भाग्य है। और दूसरी चीज़ ये, रायसेन में नीचे जिला ऊपर गला, बेरोजगारी के सिवा कुछ ना मिला। युवा पीढ़ी इतनी परेशान है आज की कंडीशन में, इस हालत में भाजपा से इतनी परेशान हो गई, कुछ पूछा नहीं जाता। कमलनाथ जी की सरकार में 51,000 रुपये नगर पालिका में दिए जाते थे, शादी कन्या के आप वापिस 25,000 होगा। योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा, कुछ नहीं मिलता। कमलनाथ सरकार में 100 रुपये बिल आता था, अब 100 रुपये से 2,000 का दिया जा रहा है, 2,000 से 5,000 का दिया जा रहा है। किसानों का कर्ज माफी में नहीं। क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में किस तरह से विकास किया जाए? विकास और फैक्ट्री आना चाहिए, रेलवे लाइन होना चाहिए, और दूसरी बात ये कॉलेज होना चाहिए। तीसरी चीज़, इसमें फैक्ट्री हो तो बेरोजगार रोजी आएगी। और क्या प्रमुख मुद्दे होने चाहिए? क्या चाहते हैं क्षेत्र का विकास किस तरह? इस क्षेत्र के विकास के लाने तालाब भी चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए, स्कूल भी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र भी चाहिए। तो जे नहीं से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। आपको क्या तकलीफ है? कुछ लगता है क्षेत्र का विकास के लिए क्या कुछ होना चाहिए? मैडम, ये 3 महीने से तो लॉकडाउन लगा हुआ था,
उसके बाद ये दुकानें जो यहाँ लगी थी पूरी दुकानें हटा दी गई। बेरोजगार वैसे तो 3 महीने से हम लोग परेशान थे, अब ये दुकानें हटा के और हम लोगों को परेशान। आज 4 महीने से हम बैठे हुए हैं फालतू, ये बेरोजगारी कर दी। आदमी 3 महीने से तो वैसे बैठा था। अच्छा, सांची एक पर्यटन स्थल भी है, क्या आपको लगता है कि पर्यटन स्थल के हिसाब से यहाँ की सुविधाएं जो मिल रही है लोगों को वो पर्याप्त है? नहीं है, नहीं है मैडम, कहने का मतलब ये है ये दुकानें पूरी हटा दी। 3 महीने से तो आदमी वैसे बैठा था। कोरोना की आड़ में पूरा मार्केट अतिक्रमण कर दिया इन्होंने रोड का। अच्छा, भोपाल में भी तो अतिक्रमण चल रहा है, रोड पे दुकान लगी, बिरिशा में लगी, हर जगह लगी। सिर्फ एक रायसेन में ही नेतागिरी सबसे ज़्यादा होती है, इसके अलावा और कहीं नहीं होती। और भी लोग हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। क्या लगता है क्षेत्र का विकास किस तरह की? मैडम, विकास तो विकास की जगह है, पर काय के लिए यहाँ के नेता है ना, वो काय के लिए पूरे है ना गद्दार रहेंगे, या बीजेपी से जाओ या कांग्रेस से जाओ। इस समय आप काय के लिए प्रेजेंट में हो और ये पब्लिक है, ये सब देख रही है, ठीक है ना। कोई विकास नहीं है यहाँ का। अपन चाहे तो या अदर आदमी कोई भी खड़ा हो जाए। उपचुनाव होना है यहाँ पर, आपके भी दिमाग में जब आप वोट करने जाएंगे तो कुछ मुद्दे तो होंगे कि इन मुद्दों के आधार पे कौन सा नेता कितना काम कर रहा है। बेटा, मेरी नज़रों में देखवाता हूँ मैं आपको, क्योंकि चुनाव की जगह चुनाव है। और रही बात ये, क्योंकि ये ना बीजेपी का मतलब जो कांग्रेस से अपने जो काय के लिए पिरूराम जी, उसके बाद में आते हुए काय के लिए ये काय के लिए पब्लिक के वोटों से काय के लिए पैसे लेके ये बैठ गए, ठीक है ना। इस समय तो मुझे ऐसा लगता है, मैं उसे भी नहीं जानता, मदन चौधरी को भी नहीं जानता मैडम। मैं बात ये है कि ठीक है ना, 33-35 करोड़ रुपए लेके बैठ गई है। और चाहते तो काय के लिए 2-4-10 करोड़ रुपए काय के लिए खर्च कर देते हैं, यहाँ पे विकास कर देते, ठीक है ना। यहाँ पे काय के लिए फैक्ट्रियाँ आ रही थी, वो भी कुछ भी कोई नेताओं के दल बदलने से खासा गुस्सा। मेरे हिसाब से तो मैडम काय के लिए गरीब आदमी है मदन चौधरी, और उसको काय के लिए पंजाब के साथ उसका काय के लिए विकास कराया और उसका वोट उसे जिताया। ये मेरा निवेदन है। का सर्टिफिकेट है, ये देखो मेरी कंडीशन, ये आप देखो मेरी, इधर कैमरा करो, मेरी कंडीशन देखो आप। मेरा 80% का सर्टिफिकेट है और मेरे को साइकिल नहीं मिल पा रही। योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? कोई योजना का लाभ नहीं मिलता। पेंशन मेरी चालू नहीं हुई है और ये अपने साइकिल मिली नहीं है मुझको। बाइसाइकिल तो इस बार का जो उपचुनाव होना है, क्या अहम मुद्दे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपका नेता जब गरीब जनताओं को, विकलांगों को परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा, तो फिर हमें वोट देने से क्या मतलब? हम नोटा को जिताएंगे ना, हमें प्रभुराम जी से मतलब ना उनसे मतलब। भाई कोई काम करते नहीं है। प्रभुराम जी इसके पहले आए, उनके पास ही बजट आया, कोई प्रोग्रेस नहीं करी। अब अभी अतिक्रमण हटा था, उन्होंने चुनाव आ गए, पूरा अतिक्रमण पर लगवा दिया। आपका क्या कहना है, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मैडम, मैंने तो काफी समय से ये देखा है, यहाँ पे मैंने जब से जन्म लिया है, यहाँ पे तो काय के लिए कोई विकास का कोई कालम ही नहीं हुआ, ठीक है ना। हम लोगों तो भाई, हम तो गरीब गुरबा हैं। ये मेरा आपका क्या कहना है, क्षेत्र का विकास और कैसे होना? हमारा जो है सर, वो बीमा नहीं मिल रहा हमारे लाने। बैंक में जाते तो बैंक वाले मतलब भगा देते, कल जाओ, कोई बीमा तुम्हारा नहीं है कल। और कल रोज के रोज मतलब तुम जाते हो, मतलब ये समझते हमारी है। मतलब क्या कुछ होना चाहिए? आपको क्या लगता है जो आपका सांची विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ पिछड़ा है जो अभी और इस चुनाव में आपके नेता आगे कर सकते हैं? बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते यहाँ के नेता। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है दल बदलुओं को एक तरफ करे। जो स्थानीय नेता हैं वो उनके दल बदलने से खासा आक्रोशित है यहाँ की जनता, और साफ तौर पे कहना है जो सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनका मानना है कि आने वाले वक्त में वही नेता बने जो योजनाओं का लाभ भी दिला सके और साथ ही साथ इनकी समस्या को सुलझा भी सके। आगे और भी लोग हैं, चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं उनका मूड क्या है इस बार। आगे बढ़ते हुए हमें कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं और पूछते हैं क्या उन्हें भी कुछ समस्या है या फिर इस क्षेत्र को लेकर के उनके कुछ अपने अलग मुद्दे हैं। जी मैडम, मेरे गांव तो बहुत कच्चा अंदर है, तो बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि अभी तो गड्ढे इतने हैं कि कोई गाड़ी जा नहीं सकती। तो प्रेग्नेंट भाइयों को लाने में भी बड़ी परेशानी होती है, इसलिए सड़क नहीं है उस गांव में, तो बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को। सड़क की वजह से जो मरीज अस्पताल आ रहे होते हैं उन्हें काफी, जो अपन गाड़ी बुलाते हैं वो जाती नहीं है रास्ते देख के, तो कई भाइयों का घर पे ही प्रसव हो जाता है, तो बहुत दिक्कत आती है। हॉस्पिटल आने में काफी परेशानी होती है। और जैसा कि बताया कि सड़क की एक समस्या है, जो मरीज अपने घर से अस्पताल तक आते हैं उन्हें जिन सड़कों से गुजरना पड़ता है वो काफी दर्दनाक होता है, क्योंकि एक तो वो खुद ही मरीज होते हैं, ऊपर से जर्जर सड़कें।
ये भी इस क्षेत्र की एक समस्या में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगों से। बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं एक चौराहे पर और यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि यहाँ के जिले की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या समस्याएं हैं और इस बार का वोटर का मूड क्या है, कुछ समस्या है भी या नहीं। उपचुनाव को लेकर कई पार्टियां कई मुद्दे पे बात करती, जैसे किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। वहीं किसानों के खातों में 4-4 हज़ार रुपये डलना थी, वो भी नहीं डला है। और वहीं 18 तारीख को शिवराज सरकार ने कहा था कि किसानों को 18 तारीख को फसल का पैसा मिलेगा, वो भी नहीं मिला है। और 2 लाख का जो कर्ज था कांग्रेस सरकार, वो भी नहीं मिला। ऐसे मुद्दों को लेकर पार्टियाँ कई चुनाव जीत जाती, मगर इस क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हुआ है। कोई सी भी पार्टी सिर्फ मुद्दे पे चुनाव जीतती, विकास का, शिक्षा का, रोड का, मगर ज़मीनी हकीकत ये है आज भी मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर रोड नहीं है। यानी कह सकते हैं कि क्षेत्र की जनता को ठगने का काम होता है। अभी तक ठगते ही आए हैं, जमीनी हकीकत पे विकास नहीं होते आया है। बस मुद्दे रहते, मुद्दे के हिसाब से चुनाव जीत जाते हैं और जैसे चुनाव नज़दीक आता है घोषणा पे घोषणा हो जाती हैं। आप भी इस बार वोट देने जाएंगे, आपके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, किन आधार पर आप अपने नेता को चुनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे क्षेत्र की ये है कि हमारे यहाँ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, पर क्या है छोटी छोटी सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ से लोगों को भोपाल रेफ़र किया जाता है और जिसके चलते यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ना डॉक्टर हैं, ना नर्स स्टाफ है, ना मेडिकल स्टाफ है और लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। और आज से ठीक 1 साल पहले 3 नवंबर को एक बहुत बड़ा बस हादसा हुआ था जो दरगाह के पास में, पर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने के चक्कर में अधिकांश लोगों को भोपाल रेफ़र किया गया था, जिसमें से 12 से 13 लोगों की मौत हो गई थी। अब इन्हीं मुद्दों को लेके इस बार मैं वोट दूंगा कि जो हमारे यहाँ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिला पाएंगे तो उन्हीं को मेरा वोट जाएगा। आपके क्षेत्र के ही मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी बने हुए थे, मंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ किया? देखिए, मंत्री बनने के आखिरी में जब उपचुनाव की घोषणा होने लगी उस समय इन्हें कोविड आइसोलेशन सेंटर का लोकार्पण किया, पर उसमें भी अभी वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में बेड आइसोलेशन वार्ड नहीं है जितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अभी पर डे यहाँ पे 200 प्लस से ज़्यादा मरीज कोविड के आ रहे हैं और कई मरीज जो हैं वो सीरियस कंडीशन में भी आते हैं, पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आइसोलेशन बेड ना होने के चक्कर में उन्हें हमीदिया या एम्स जैसे हॉस्पिटलों में वहाँ पे रेफ़र करना होता है। यानी कुल मिलाकर के जिला अस्पताल होने के बावजूद दूसरे शहर में यानी कि भोपाल रेफर किया जाता है लोगों को। और क्या समस्याएं हैं इससे? जी, यहाँ पर बिजली की समस्या को देखा जाए तो बिजली की समस्या आए दिन लाइट काटी जाती है और जो कि बिजली का बिल के मुद्दे की बात करें तो बिजली के मुद्दे बिल 100 रुपये का था, तो 100 रुपये से छोड़कर बिजली का बिल 2-2, 3-3, 20-20 हज़ार रुपये बिल आता है। जो यहाँ की बहुत ही बड़ी समस्या है, बिजली के बिल की निर्धारण होगा उसी को मेरा वोट जाएगा। बिजली के बिल की जैसे आपने बात कही तो कुछ जिम्मेदार जन भी होते हैं, वहाँ जाकर के अगर बड़ा हुआ बिल आता है तो आपने उस मुद्दे की शिकायत की है, बताया? जी, शिकायत भी करते हैं तो वो शिकायत तो सुनते नहीं है कि मंत्री जी से बोलो, इनसे बोलो, उसका देखे गुमराह कर दिया जाता है एक तरीके से। तो विकास की राह तो यहाँ से एक तरीके से भटकी हुई है। यानी कुल मिलाकर के फिर से चाहे कुछ भी बात हो लेकिन योजना का लाभ सीधे सीधे जनता को नहीं मिलता है। उन्हें उनका साफ तौर पे कहना है कि हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो जनता को ठगने का काम होता है। आपकी क्या समस्या है, क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में कैसे? जागरूक का बंद नहीं है मैडम यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे समस्या मैडम पब्लिक बिल्कुल समझ ही नहीं रही मैडम। मास्क का मैडम बिल्कुल पालन नहीं हो रही है यहाँ पे मैडम, कोई मास्क लगाए ना लगाए मैडम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल जन जागरूकता की भी लोगों की कमी है। अक्सर निगम की टीम निकलती है, नुक्कड़ नाटक करती है, जगह जगह पर हिदायत दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो अधिकांश हैं वो बिना मास्क के ही दिखाई देंगे। और क्या लगता है आपको इस बार क्षेत्र में किस तरीके का विकास आप चाहते हैं? यहाँ की जनता एक ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछला चुनाव हुआ था उस पर खासकर किसान वर्ग ने, गरीब वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने 2 लाख के झांसे में आके वोट किया था। और किसान, हम जगह जगह जाते हैं, लोग बोलते हैं कि काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि किसान डिफाल्टर हो गए। इनने 2 लाख की घोषणा की, किसान ने बैंक का ऋण नहीं दिया ताकि ये किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। किसान डिफाल्टर हो गया, किसान को चोर साबित हो गया बैंक की नज़र में। तो यहाँ की जनता और हम लोग तो अब वोट करेंगे और इन्हीं मुद्दों के साथ। यानी कुल मिलाकर के क्षेत्र की जनता चाहती है कि इस बार सिर्फ घोषणाएं ना हो बल्कि वो चीजें हो जो जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंचाए। घोषणा कर दी जाती है लेकिन वास्तविक तौर पर यहाँ का जो वोटर है वो खुद को हर बार हर चुनाव में ठगा ही महसूस करता है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जनता उन्हीं को चुनेगी और अगर वो आते भी हैं
तो आश्वासन की जगह काम करने पर ध्यान दें तो जनता का साथ उनको जरूर मिलेगा हर बार। चलिए आगे चल करके और भी लोगों से जानते हैं क्या कहना है उनका। तो जनता से हमने बात की, उनकी समस्याएं सुनी, ये भी जाना कि किस मुद्दों को लेकर के इस बार वो वोट करने वाले हैं। अब चलिए जिम्मेदारों के पास चलते हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके का माहौल है इस बार, क्या कुछ वो कर रहे हैं, जनता को किस तरीके से कन्विंस करने में लगे हैं कि उनकी पार्टी को वोट मिले। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ करना है उनका। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए मुझे कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं और उनसे बात करके हम कोशिश करते जाते हैं कि किस तरीके का माहौल है क्षेत्र में, क्या कुछ कहना है उनका और क्या है। तो कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष विकास शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। विकास जी आइए। नमस्कार, बैठिए आप। और क्या चल रहा है पार्टी स्तर पर, कार्य कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पार्टी स्तर पर काम। हाँ। हमारे यहाँ पर मंडलम, सेक्टर, बूथ स्तर पर हम लोगों ने टीमें बनाई हैं और हर बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बूथ पे हमारे पूरे 10 लोगों की टीम है जो काम करने में लगी हुई है और निश्चित ही हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, 3 बार तो कांग्रेस जीती है, उससे बाद अगर बात करें तो बीजेपी का यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा दबदबा रहा। इस तरीके की स्थिति में इस बार क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि पहले भी प्रभुराम चौधरी कांग्रेस में ही थे और इस बार उन्होंने अपना पाला बदल दिया है। मैम देखिए, पाला बदलने से उनका व्यक्तिगत फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं मैम कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ है। जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी, नेता कार्यकर्ता से बनता है, कार्यकर्ताओं ने दिन रात पोलिंग बूथ पे मेहनत करी, पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता लड़ा, उसके बाद जाकर प्रभुराम चौधरी चुनाव जीते थे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कोई खुद के दम पे चुनाव नहीं जीते थे कि वो कहें कि मैं अपने दम पे चुनाव जीत रहा हूँ। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, रोका कार्यकर्ता को मिला, रोका हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को मिला जिन्होंने लड़ाई लड़ी। आज उस कार्यकर्ता का क्या बचा? हम लोगों ने जिन बीजेपी वालों से लड़ाई लड़ी, हम जिन बीजेपी वालों के लिए हमेशा लड़ते रहे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जिन बीजेपी वालों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, ये उन्हीं से जाके मिल गए। इसका जवाब जनता इन्हें देगी। मदन लाल अहिरवार की किस तरीके से पकड़ है, क्या कुछ वो कर रहे हैं क्षेत्र की जनता के लिए? मैम मदन लाल अहिरवार एक बार सरपंच रहे, मंडी डायरेक्टर रहे, जिला पंचायत सदस्य 2 बार के। इतना सरल और इतना सहज व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 15 महीने के अंदर लोगों के फोन तक नहीं उठाए। मैं खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता था, चुनाव में मैंने इनके लिए दिन रात काम किया, मेरे ऊपर सरकार के अंदर केस लगाया है। हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा 15 महीने में प्रभुराम चौधरी रहे, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित किया। मदन लाल चौधरी एक सरल और सहज व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति से उनका संपर्क हर व्यक्ति सहज तरीके से मिलते हैं और इतना सरल प्रत्याशी इस सांची विधानसभा को नहीं मिल सकता। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है प्रभुराम चौधरी के क्षेत्र में थे और तब वो कांग्रेस जनता का साफ तौर पर कहना है कि तब वो शिक्षा मंत्री थे, उसके बावजूद क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। मैम देखिए, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी लगातार यहाँ से 3 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री भी बने, संसदीय सचिव रहे, मगर जो एक बड़े पैमाने पर काम होना था शिक्षा के क्षेत्र में रायसेन जिले के अंदर, वो बिल्कुल नहीं हुआ। जनता के साथ छलावा हुआ, जनता को छला गया और लास्ट में इन्होंने हमारे जनमत का सौदा कर लिया, जिससे जनता बहुत दुखी है। हम लोग लगातार लड़ते रहे, हम लोगों ने लगातार लड़ाई लड़ी और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। इसका जवाब जनता इन्हें इस बार देगी, क्योंकि चुनाव कांग्रेस और बीजेपी से इतर ईमानदारी और गद्दारी का चुनाव है। क्योंकि ये हरिजन सीट है, रिजर्व सीट है, क्या क्षेत्र का समीकरण बैठ रहा है फिलहाल? मैम क्षेत्र का समीकरण हमारे यहाँ पर हमारे जो अनुसूचित जाति के वोट बहुत अधिक हैं, तो वो वोट भी इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि उनके साथ भी इन्होंने कोई भला नहीं किया। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने किसी का कोई भला नहीं किया, हर आदमी का इन्होंने नुकसान किया। देखिए मैडम, मदन लाल चौधरी एक 20 साल से लगातार राजनीति के अंदर एक व्यक्ति है और प्रभुराम चौधरी के कई चुनाव भी उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में उन्होंने ही वही देखा करते थे, क्योंकि प्रभुराम चौधरी हमारे कांग्रेस के उस समय विधायक हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, तो वो सभी हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ थे। आज जो मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो कार्यकर्ता को दिया। मदन लाल चौधरी एक कार्यकर्ता है और निश्चित ही पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ लगी हुई है, क्षेत्र की जनता उसके लिए काम करेगी। तो इतना सीधा और सरल व्यक्ति कांग्रेस पार्टी जो इतना सीधा और सरल व्यक्ति इतना कांग्रेस पार्टी ने हमारी सांची विधानसभा प्रत्याशी के रूप में दिया है, उतना कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो बीजेपी के जो कुछ
पिछली बार के प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, वो हमारे साथ हैं मुदित शेजवार। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार क्या है चुनावी मुद्दे, क्या इनकी स्ट्रैटेजी है। लोगों में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है और साधारण जनता में भी, वोटरों में भी जोश है। और मुझे जोश के साथ आक्रोश भी है। दल बदल लिया इस बात का लोगों ने बोला है, उन्हें बहुत ही आक्रोश है, गुस्सा है उनके अंदर। मेरे हिसाब से आक्रोश अगर हो सकता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोश वहाँ दिख रहा होगा, पर साधारण जनता में जब आप जाएंगे, आप भी घूम रहे हैं सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में, साधारण जनता में जब जाएंगे तो वो आखिरी में ये देख रहे हैं कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन के वापस आ गए हैं और यही वो देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इससे बड़ी चीज़ कोई दूसरी नहीं होगी। और जहाँ तक दल बदल की बात है, देखिए लोगों के जो निर्णय हैं सब वरिष्ठ लोग हैं। सिंधिया जी बहुत ही पुराने, मतलब कांग्रेस में भी वो वरिष्ठतम पोस्टों पे रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार है मध्य प्रदेश में। जो 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो भी अब सभी अपने क्षेत्रों में सब कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे हैं सब लोग, अधिकतर लोग। तो ये जो निर्णय इन्होंने लिए हैं वो सोच समझ के लिए और कहीं ना कहीं जनता के फेवर के लिए निर्णय, इसलिए मुझे नहीं लगता जनता में कहीं आक्रोश है। कांग्रेस के लोग हो सकता है नाराज हो गए, अब उनके हाथ से जो सत्ता छूट गई है कुछ स्वाभाविक है उनका। कार्यकर्ता क्या लगता है पूरा साथ देंगे, क्योंकि ये भी सुर्खियां हैं, ये भी चर्चे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पार्टी बदली, कार्यकर्ता भी इनके साथ आए, लेकिन वो दिल से चाहते नहीं थे बीजेपी में आना। नहीं, देखिए मैं बहुत उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इस पर टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि हालांकि देखिए जैसे जो निर्णय चौधरी जी का रहा, उन्होंने अपने नेता को देखा, उनके नेता सिंधिया जी, और सिंधिया जी के निर्णय को चौधरी जी ने जैसे स्वीकार किया है, मेरा मानना है जो यहाँ पे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो चौधरी जी के साथ जुड़े थे, वो भी उस निर्णय को उसी तरीके से स्वीकार करके भाजपा में जुड़े। देखिए भाजपा बहुत विशाल हृदय है हमारे कार्यकर्ताओं का, अब धीरे धीरे वो सब रम जाएंगे हम। तो सांची विधानसभा क्षेत्र में हमने जनता की सुनी और प्रतिनिधियों का भी क्या कहना है वो भी जाना। हालांकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपनी ओर से काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बार जीत उनकी ही होगी। जहां बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है कि अब 1 और 1 11 हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से पार्टी बदली गई है, जनता में इस बीच उस बात को लेकर के आक्रोश है और अब आने वाले समय में जो वोटिंग होगी उसमें जनता जवाब देगी। खैर क्या होगा ये तो वोट का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। मुझे यानी पूजा माथुर को दीजिए इजाज़त, अगले बार अगले मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।